गुड मॉर्निंग। एमएस वर्ड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और इस एमएस वर्ड में अभी तक हम लोगों ने ठीक है कुछ रिबन टैब के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, जिसमें लास्ट रिबन टैब जो हम लोगों ने पढ़ा था वो कौन सा था? मेलिंग टैब। तो यार कि जब भी किसी भी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की एडिटिंग, ठीक है, टेक्स्ट एडिटिंग और फॉर्मेटिंग करने की बात हो तो कौन से रिबन टैब की बात होगी? होम टैब की। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों से अगर किसी भी वस्तु को इंसर्ट करने की बात करें, जैसे पेज को इंसर्ट करना है, कवर पेज को इंसर्ट करना है, हाइपरलिंक को इंसर्ट करना है, टेक्स्ट को इंसर्ट करना है, इसके लिए कौन सा ग्रुप यूज होता है? ठीक है, इंसर्ट है। ठीक है, वर्ड 2010 तक एक रिबन टैब था जिसका उपयोग वाटरमार्क को इंसर्ट करने के लिए किया जाता था, जिसका नाम क्या था? पेज लेआउट। आजकल पेज लेआउट को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? डिजाइन और लेआउट। ठीक है, डिजाइन वाले पार्ट के माध्यम से आप किसी भी आपके पेज की डिजाइन बदल सकते हैं, जिसमें नई थीम को लागू कर सकते हैं। इसके अलावा पेज का बैकग्राउंड भी बदल सकते हैं। तो इसके अलावा हम कहते हैं पेज का सेटअप करना, जिसमें मार्जिन बदलना, ओरिएंटेशन बदलना, साइज बदलना, ये सारे कार्य जो किए जाते हैं वो कौन से टैब से किए जाते हैं? लेआउट से संबंधित आपके यूज किए जाते हैं। तो अगला जो भाग आपका यहाँ पर आता है जिसमें कोई रेफरेंस बना, किसी भी तरह की रेफरेंस को देने के लिए हम यहाँ पे रेफरेंसेस टैब का यूज करते हैं। जिसमें याद रखना कि किसी डॉक्यूमेंट के पेज के अंत में दिया जाने वाला रेफरेंस क्या कहलाता है? फुटनोट। क्या कहलाता है? फुटनोट। पेज के अंत में जब भी बात होगी तो क्या होगा? फुट अरे पेज के अंत में फुटनोट, डॉक्यूमेंट के अंत में एंड नोट। ठीक है, फुटनोट की कमांड क्या होती है? ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ए। एंड नोट की कमांड क्या है? ऑल प्लस कंट्रोल प्लस डी कमांड आपकी होती है। तो इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे कहा कि एक लेटर को ड्राफ्ट करके एक ही समय पर विभिन्न एड्रेस वाले प्राप्तकर्ताओं को भेजने के लिए जिस ऑप्शन का यूज किया जाता है वो कौन सा है? मेल मर्ज। तो याद रखना, आपके लेटर से संबंधित जब भी शब्द आता है तो उसे हम मेल मर्ज के रूप में डिफाइन करते हैं। आप देखो, इसमें अगला जो भाग आपका नेक्स्ट टैब आपका जो दिया जाता है जिसे कौन सा टैब कहते हैं? रिव्यू टैब। ठीक है, अब रिव्यू का मतलब होता है कि भाई आपने डॉक्यूमेंट बना तो लिया है, ठीक है, आपने कोई भी जो डॉक्यूमेंट क्रिएट तो कर लिया, लेकिन आप इसे प्रिंट करने से पहले एक बार रिव्यू कर रहे हैं। रिव्यू का मतलब चेक कर रहे हैं कि वेदर देयर इज स्पेलिंग मिस्टेक, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, आप ये भी चेक कर सकते हैं कि इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, या इससे संबंधित कोई भी आपके समानार्थी शब्द सिनोनिम्स भी अगर हमें डिस्प्ले करने हैं तो भी कर सकते हैं। तो बेसिकली स्पेल चेक और ग्रामेटिकल से संबंधित जितने भी ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, या डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना, उसके लिए किसका यूज किया जाता है? रिव्यू टैब का। तो लिखो सबसे पहले, इसमें लिखिए इसका उपयोग, इसका उपयोग मुख्यतः इसका उपयोग मुख्यतः एक डॉक्यूमेंट को एक डॉक्यूमेंट को जांचने हेतु एक डॉक्यूमेंट को जांचने हेतु किया जाता है। एक डॉक्यूमेंट को जांचने हेतु किया जाता है। तो यहाँ पे देखो, किसी भी डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए जिस भाग का उपयोग किया जाता है उसे कौन सा कहते हैं? रिव्यू टैब कहते हैं। अब देखिए, इस रिव्यू टैब में आपके जो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं वो हमें समझना है। ये सबसे पहला जो ऑप्शन आपका इस तरीके से दिया गया है, और इस ग्रुप को जिस नाम से जाना गया है, पहला ग्रुप कौन सा ग्रुप कहलाता है? प्रूफिंग ग्रुप।
तो ये प्रूफिंग ग्रुप का यूज किया गया है, मतलब चेक करना चाहते हैं किसी चीज को कि यहाँ पे प्रूफ करना कि सही गलत है, ये ऐसा बता सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहले जो ऑप्शंस थे उसमें से कुछ ऑप्शंस आपके चेंज हो गए हैं, लेकिन अब देखो समझो, पहले यहां पर इस जगह जो नाम दिया जाता था, पहली जगह जो नाम दिया जाता था, पहले क्या आता था? स्पेलिंग। ठीक है, पहले क्या कहा जाता था? स्पेलिंग एंड ग्रामर। ठीक है, ये ऑप्शंस आपके दिए जाते थे जब 2010 तक की बात करें। आजकल यहां पर इसी की जगह पे जो ऑप्शन आपका दिया जाता है वो कौन सा दिया गया? एडिटर। नाम से आपको याद रखना है बस केवल। अब इसमें देखो स्पेलिंग, यहां पे हम कहते हैं कि आपका टू चेक। ठीक है, स्पेलिंग। ठीक है, स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, तो यहां पर याद रखना, हिंदी में कह सकते हैं वर्तनी। ठीक है, वर्तनी तथा व्याकरण, व्याकरण संबंधित, व्याकरण संबंधित अशुद्धि। ठीक है, अशुद्धि में सुधार करना। ठीक है, आपकी कोई भी वर्तनी या व्याकरण संबंधित अशुद्धि जो होती है उसमें सुधार करने के लिए होता है। अब देखो यहां पर जो कमांड आपकी यूज होती है वो कमांड आपको ध्यान रखनी है, कौन सी की यूज होती है? F7। तो ये क्वेश्चन रिपीटली बहुत बार पूछा गया है कि स्पेलिंग आपकी मिस्टेक जो होती है उन्हें किस तरीके से दिखाया जाता है। तो कौन सी वाले कलर यहाँ पे, कौन सी? ये। अब देखो समझो कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है, जैसे मान लीजिए इस डॉक्यूमेंट की बात करें, तो हम कहते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे दिया गया है और इस डॉक्यूमेंट में जैसे मान लीजिए आपने कोई भी कार्य कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे कोई सेंटेंस आपने लिखा, यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपने लिख लिया ही आपका, ठीक है, गोज। ठीक है, बस ये लिखा। तो ऐसे ही जैसे ही आपने लिखा तो यहाँ पर इस जगह आपने देखा होगा ऐसे रेड कलर की क्या आ जाती है? एरर। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पर देखो, याद रखना कि रेड वेव, ठीक है, आपकी अंडरलाइन। ठीक है, आपकी यहाँ पे लाल कलर की जो आपकी वेव अंडरलाइन होती है, ठीक है, ये बताती है कि यहाँ पर इसमें कौन सी एरर है, कौन सी मिस्टेक है? स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, लाल कलर की जब भी लाइन अगर किसी के नीचे दिखाई दे रही है तो उसमें कौन सी मिस्टेक है? स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, जैसे मान लो कि यहां पर, ठीक है, आपने सेकंड लिखा हु इज यू। ठीक है, यहां पर, तो जैसा आपने यहां पर लिखा तो उसमें देखा होगा ऐसे लाइन आ जाएगी, कौन से लाइन की आ जाएगी? ग्रीन कलर की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके किसी भी आपके टेक्स्ट के नीचे कौन सी लाइन है? ग्रीन वेव अंडर लाइन है। तो यहाँ पर ऐसी कोई आपकी लाइन आपकी दे दी गई है। तो यहाँ पर ये जो आपकी मिस्टेक होती है वो आपकी कौन सी मिस्टेक होती है? ग्रामेटिकल मिस्टेक। क्या हम कहते हैं कि इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है? बताओ। अगर आपसे मैं पूछूं ऐसा, ठीक है, हु, ठीक है, ऐसा मैंने वर्ड लिख दिया, हु आर यू, बताओ कौन से कलर की लाइन आएगी? हम्म? ठीक है, वेन एवर रिपीटेड वर्ड्स आर इन ए स्टेटमेंट। ठीक है, जब रिपीटेड शब्द हो तो कौन से रंग की लाइन से दर्शाया जाएगा? क्वेश्चन आवा एग्जाम में। कौन सी? रेड कलर। हमेशा याद रखना कि रिपीटेड वर्ड अगर हो, ठीक है, रिपीटेड वर्ड हो तो यहां पर उसे रेड कलर से ही डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर हम कह सकते हैं कि एक और लाइन होती है जिसे हम कई बार कहते हैं कौन से? ब्लू वेव लाइन अंडरलाइन।
देखिए एक तो होती है, देखो आपकी बोल्ड, आपके हम कहते हैं कि स्ट्रेट, आपकी अंडरलाइन ब्लू कलर में, स्ट्रेट अगर ब्लू कलर में लाइन है टेक्स्ट के नीचे, उसका मतलब तो क्या, हाइपरलिंक। लेकिन यहाँ पे इसमें हम कहते हैं कि अनफॉर्मेटेड, ठीक है, हम कहते हैं कि कोई भी जो पार्ट यूज किया गया है उसे हम क्या कहते हैं, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट शामिल किया गया है। तो इस तरीके से ये तीन लाइनें आपकी दिखाई देती है। तो एग्जाम में देखो जनरली आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है स्पेल चेक करने की कमांड क्या होगी, या कौन से रंग से कौन सी अशुद्धि को दर्शाया जाता है, तो लिख लो ये। कई बार इसको हम कौन सी एरर भी कहते हैं, याद रखना, कंटेक्सुअल, कंटेक्सुअल एरर भी कह सकते हैं। जैसे होता है ना, एक ब्लैंक की जगह कितने ब्लैंक दे दिए, दो ब्लैंक, ठीक है, जबकि ब्लैंक स्पेस केवल कितना होता है, एक होता है, एक शब्द के बीच में एक होता है। बताऊं सब, वर्ड डिक्शनरी में नहीं है। जैसे तुमने लिखा, तुम्हारे यहाँ पे, ठीक है, नाम लिख लिया, जैसे जो तुमने नाम लिख लिया SANJAY, आपने नाम लिखा, तो जैसे ही आपने नाम लिखा तो उसके नीचे भी कौन सा रंग की लाइन आएगी, रेड कलर। ठीक है, आप कोई भी सिटी का नाम लिखेंगे, ठीक है, कोई भी आपकी लोकेशन का नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, उसमें इनिशियल लेवल पर रेड कलर की लाइन आएगी। क्योंकि ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि दिस वर्ड इज नॉट डिफाइंड इन डिक्शनरी ऑफ MS वर्ड। ये MS वर्ड की डिक्शनरी में नाम है ही नहीं। ठीक है भाई, देखो स्पेलिंग मिस्टेक कब होती है, देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हुई कैसे पता चला, कि इट विल बी कंपेयर्ड विद द वर्ड्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड डिक्शनरी। MS वर्ड की जो शब्दावली है उसमें उपलब्ध शब्दों के साथ में उसको क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। वो देखता है ऐसा कोई तो शब्द ही नहीं है, तो ऐसा शब्द नहीं है, तो उस केस में वो कौन सी एरर दे देता है, ठीक है, ग्रामेटिकल एरर उस पे बता दे, स्पेलिंग एरर दे देता है कि भाई स्पेलिंग गलत है। अब उस, अगर गलत स्पेलिंग को अगर आप डिक्शनरी में ऐड कर देंगे, तो फिर अगली बार जब टाइप करेंगे तो वो नहीं देगा एरर। लेकिन एक बार इनिशियल लेवल पर अगर कोई वर्ड MS वर्ड की डिक्शनरी में नहीं होगा, तो वो क्या देगा, हमेशा एरर देगा। वो गया दूसरा साथी है, तुम्हारे साथ में आता था ना एक और, तीन जने आते थे ना, तुम पीछे बैठा है, गोवा गया, गर्मी पड़ रही है गोवा में, अभी क्या करोगे गोवा जाके। हम्म। अब कोई गर्मी पड़ रही है, गर्मी में गर्मी नहीं पड़ेगी तो क्या पड़ेगी, सर्दी। हम्म? आज से 9 तपा चालू हो गए हैं। तो दोपहर में 10 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में बाहर ना निकले। हम्म? और निकले तो सर पे कुछ ना कुछ होना चाहिए, कैप लगा लो या फिर जगह तौलिया बांध दो, कुछ भी हो, लेकिन हम्म, क्या, इसलिए आपका टाइम ऐसा कर दिया गया है कि ठंड ठंड में आओ, ठंड ठंड में जाओ, है। दोपहर की कहानी खत्म कर दी गई है। हम्म, चलो, देखो समझो, ठीक है, ये तो है ही। इसके बाद में देखो इसी में और ऑप्शन है, वो समझो,
ठीक है, इसी में अगला जो भाग आपका दिया गया स्पेलिंग वाला जो पार्ट में दिया हुआ है, देखो समझो। ठीक है, इसमें अगला जो शब्द आपका दिया जाता है वो आपका ये शब्द है। ठीक है, और उस शब्द को हम कहते हैं कि कौन सा थ्रेसर्स के नाम से आपका क्या किया जाता है, जाना जाता है, जिसकी कमांड आपकी होती है शिफ्ट प्लस कौन सी की होती है, F7। ठीक है, तो नेक्स्ट जो विकल्प दिया गया है थ्रेसर्स होता है। तो यहाँ पे कई बार वर्ड आता है कि सिनोनम्स। ठीक है, आपके सिनोनम्स या पर्यायवाची। ठीक है, पर्यायवाची या कई बार हम बोल देते हैं समानार्थी। समानार्थी शब्दों को दर्शाना। ठीक है, शब्दों को दर्शाना। ठीक है, यहाँ पे मिलते जुलते शब्द, जैसे आपने कोई शब्द लिख दिया WARK, अब लाल कलर की लाइन आ गई। अब आपको नहीं पता कि भाई यहाँ क्या शब्द आ सकता है, तो जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो उससे संबंधित जैसे वर्क आ स्पेलिंग आ जाएगी, वर्कशिप आ जाएगी, वर्कशॉप आ जाएगा, मिलते जुलते शब्द। इसी को हम कह सकते हैं, ये जो पार्ट दिया गया है इसे कहा जाता है MS वर्ड की डिक्शनरी। ठीक है, आपके यहाँ पे हम कहते हैं कि आपकी MS वर्ड की जो डिक्शनरी कहलाती है या शब्दावली। ठीक है, शब्दावली के रूप में जानी जाती है। ठीक है, MS जो वर्ड है उस वर्ड डॉक्यूमेंट से संबंधित जो शब्दावली की बात की जाती है तो वो पार्ट कौन सा कहलाता है, ये वाला भाग यूज हो सकता है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना जो कमांड होती है वो कमांड कौन सी होती है, थ्रेसर्स वाली कमांड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद में अगला जो शब्द आपको दिया गया है, जो कि कौन सा शब्द दिया गया है, वर्ड काउंट। कौन सा दिया गया है, वर्ड काउंट। ठीक है, तो आप काउंट करना चाहते हैं, बताओ वर्ड काउंट कहाँ दिखाई देते हैं, कौन सी बार पे, स्टेटस बार। ठीक है, इसकी कमांड याद रखना चाहो तो कौन सा है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आपकी कौन सी होती है, जी। ठीक है, यहाँ पे हम कहते हैं कि आपका टू काउंट नंबर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, इन वर्ड डॉक्यूमेंट। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट में शब्दों की संख्या काउंट करना कि कितने शब्द यहाँ पर हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है कि शॉर्टकट का भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो आप कह रहे हैं इसमें एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें आपके लाइन भी बता देता है, पैराग्राफ भी बता देता है, सेक्शन भी बता देता है। तो ये सब मेन क्वेश्चन रिव्यू टैब में जो आता है वो किसका आता है, प्रूफिंग का। कि पहले स्पेलिंग एंड ग्रामर के नाम से आता था और अब किसके नाम से आता है, प्रूफिंग के नाम से पूछा जाता है। तो तुम्हारा एग्जाम हो जाए तो बढ़िया है। क्या? हम्म, होगा एग्जाम तो कहना है, होगा क्या? कंफर्म तो कर दिया था ना मैंने। विवादित तो क्या है कि हमेशा इसमें 671 पोस्ट का विवाद है। अभी तो ज्यादा विवाद है, 671 पोस्ट का विवाद है इसमें। एक्चुअल में क्या हुआ था कि पिछली पिछली जो बढ़ती हुई थी उस बढ़ती में 671 पद, ठीक है, OBC MBC और EWS के काट के जनरल को दे दिए गए थे। अब उनको बैकलॉग में शामिल किया गया है या नहीं किया गया है, ये एक बाकी तो ऐसा बोला जाता है कि भाई फर्स्ट वैकेंसी में ये सारे नियम लागू नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। ये पिछली बार 671 पोस्ट काटी थी इन्होंने।
तो ये पोस्ट काट के किसको दे दी थी? जनरल को। ठीक है, ओबीसी में भी सीटें खाली थी पिछली बार। ठीक है, पिछली बार ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस सारी कैटेगरी में सीटें खाली थी, केवल जनरल में सीटें खाली नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बाद में क्या किया, 671 पोस्ट, ठीक है, विभाग से परमिशन लेकर क्या कर दिया, इन सीटों को किसमें कन्वर्ट कर दिया था? जनरल में। तो बस एक यही विवाद जो मैं पहले भी बता रहा था आपको, बाकी अगर नहीं, किसी का ध्यान नहीं गया तो हो जाएगा एग्जाम। किसी को नहीं पता चला तो हो ही जाएगा। है, देखो मेरे को तो सब पता रहता है। देखो, ठीक है, देखो यहाँ पर इसमें नेक्स्ट जो पार्ट आपका दिया जाता है पुराने वाले भाग में देखें, तो यहाँ पे अगला जो ग्रुप है आपका दिया गया है, जिसे कौन सा कहा गया? लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट जो ग्रुप है आपका यहाँ पर दिया जाता है, जिसे लैंग्वेज ग्रुप दिया जाता है। अब देखो लैंग्वेज ग्रुप की कहानी जो आती है उसमें आपके दो ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला जो ऑप्शन है आपका दिया गया है, जिसे कौन सा कहा जाता है? ट्रांसलेट। ठीक है, जैसे आप लोग देखेंगे तो आपकी जो भी एमएस वर्ड है वो मल्टीपल लैंग्वेज को क्या करता है? सपोर्ट करता है। क्या आप कहते हैं एक से ज्यादा लैंग्वेज को सपोर्ट करता है? तो यहाँ पर इस वाले भाग में हम कहते हैं कि यहाँ पे कहा जाता है कि ट्रांसलेट ए वर्ड वर्ड टू अदर लैंग्वेज। ठीक है, अदर लैंग्वेज। ठीक है, हम कहते हैं कि एक शब्द को अन्य भाषा की शब्दावली में दर्शाना, ऐसा भी बोल सकते हैं। शब्दावली में दर्शाना, कि एक शब्द को दूसरी भाषा की शब्दावली में क्या करना होता है? दर्शाना होता है। कि आप दूसरी लैंग्वेज में उसे क्या करना चाहते हो? देखना चाहते हो। तो यहाँ पे देखो इस लैंग्वेजेस ग्रुप के माध्यम से हम कह सकते हैं ट्रांसलेट कमांड का भी यूज कर। अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे, जैसे हम कहते हैं कि एमएस वर्ड में जब ओपन करेंगे, ठीक है, एमएस वर्ड एप्लीकेशन जब आप यहाँ पे देखोगे, कहाँ गया, पुराना ओपन होगा। तो यहाँ पे देखो इसमें आपका एक भाग दिया गया है। तो यहाँ पे जब भी रिव्यू टैब की बात करेंगे तो रिव्यू टैब के अंदर जैसे आपका पहला प्रूफिंग था, ठीक है, प्रूफिंग वाले में पुराने समय में एक ऑप्शन और आता था, किसी वर्ड से संबंधित क्या करना चाहें तो रिसर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज में जैसे ट्रांसलेट ये दिया हुआ, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट, ऐसा। और इसी के साथ में यहाँ पे प्रूफिंग लैंग्वेज, जैसे प्रूफिंग लैंग्वेज डिफॉल्ट कौन सी होती है? अरे प्रूफिंग लैंग्वेज डिफॉल्ट रूप से कौन सी होती है? इंग्लिश होती है। ठीक है भाई, आपने शब्द लिखा तो उसको चेक कर रहे हैं कि भाई शब्द सही है या गलत है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं कि लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ठीक है, प्रूफिंग लैंग्वेज को बदलना। आप अगर किसी दूसरी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं तो बदलना पड़ेगा। और डिफॉल्ट रूप से प्रूफिंग लैंग्वेज जो होती है वो कौन सी होती है? इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट वाली, यूएस इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। तो ये याद रखना, ये लिख लो बस। एमएस वर्ड 2010 में लैंग्वेज और ट्रांसलेट दोनों ही किसमें, कौन से ग्रुप में शामिल थे? प्रूफिंग वाले में ही शामिल थे, अलग से नहीं थे। 2007 में उसी ग्रुप के अंदर इनको क्या किया हुआ था? शामिल किया हुआ था। ठीक है, तो याद रखना ये आपके मेजर रूप से जो मेन यहां से सवाल बनता है वो केवल और केवल स्पेल चेक या ग्रामर से संबंधित आता है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग यहाँ पे कहा एक और ग्रुप दिया हुआ है, जिसे कौन सा ग्रुप दिया हुआ है? कमेंट्स आपका दिया गया है।
तो यहाँ पे हम कहते हैं कि आपका कहा जाता है कि अलाउड टू ऐड कमेंट्स इन डिफरेंट पोजीशन ऑफ डॉक्यूमेंट ठीक है। जैसे आप लाइन में कमेंट डाल सकते हो, पैराग्राफ में कमेंट डाल सकते हो। तो हम कहते हैं कि डॉक्यूमेंट में कमेंट को जोड़ने की अनुमति देते हैं। इनके क्वेश्चन नहीं आते हैं। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो आपके ज्यादातर होम टैब, इंसर्ट टैब और पेज लेआउट के हैं। बाकी रेफरेंसेस टैब में फुटनोट और एंड नोट याद रखो, मेलिंग टैब में मेल मर्ज याद रखो। यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं मेजर रूप से, स्पेल चेक में F7 की और कलर का क्वेश्चन आ सकता है या थ्रेसर्स का क्वेश्चन आ सकता है। ज्यादातर एग्जाम में यही क्वेश्चन बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। हाँ अलग ग्रुप में ना, ये लैंग्वेज ग्रुप है, वो कमेंट ग्रुप है। आप कमेंट डाल सकते हो, डिलीट कर सकते हो, दिखा सकते हो, वो सब चीजें ये है। ये सब फॉर्मेटिंग करने के ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे। ठीक है, इसी में एक और आपका यहाँ पे ग्रुप आपको ध्यान रखना है, जो कि ग्रुप ऐसा होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट ग्रुप आपका दिया हुआ है, तो इसे आपका कहा जाता है बेसिकली ट्रैकिंग ग्रुप है। और ट्रैकिंग ग्रुप में केवल जो ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, जिसे कौन सा कहते हैं, ट्रैक चेंज। ठीक है, जिसकी कमांड याद रखना चाहो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपकी कौन सी ई। तो यहाँ पे देखो, किसी डॉक्यूमेंट में होने वाले चेंजेस को क्या करना होता है, ट्रैक करना होता है। मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट सेव कर दिया। देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट को एडिट तब माना जाता है जब आपने जो भी एडिट किया है उसे सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद में आप चेक करना चाहते हैं कि कौन कौन सी जगह पर एडिट किया गया है। कि भाई आप मान लो कि सेव करके बंद करके गए, आपको डाउट है कि पीछे से किसी ने इस डॉक्यूमेंट में क्या किया है, चेंज किया है। तो जैसे ही वो एडिट करके सेव करेगा, तो आप ट्रैक चेंज के माध्यम से आप उस जगह को हाईलाइट कर सकते हैं जहां पे अंतिम बार क्या हुआ है, चेंज हुआ है। ठीक है, आपको ये पता लग जाएगा कि इस जगह पर क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि डॉक्यूमेंट में किए गए अंतिम अंतिम चेंजेस को ट्रैक करने हेतु जनरली जैसे कंपनीज वगैरह में क्या होता है कि मान लीजिए कोई टेंडर की रिपोर्ट बनाई गई। अब किसी ने आपके पीछे से वैल्यू को उसमें क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, तो आप चेक कर सकते हैं। अब पूरा पूरा डॉक्यूमेंट तो पूरा चेंज नहीं कर पाओगे, इतना समय नहीं होता। बस आप यही देखना चाहते हैं कि पिछली बार जब सेव किया गया, देखो सेव तब तक नहीं होगा, एडिट तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उसे क्या नहीं कर दिया जाए, सेव। क्योंकि आपने एडिट करके उसे सेव नहीं किया तो वो चेंजेस डॉक्यूमेंट में कभी भी नहीं होंगे, वो हट जाएंगे डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कई बार आता है ना, आप जब एडिट करने के बाद क्लोज करते हो तो वो पूछता है डू यू रियली वांट टू चेंज, आपका यहाँ पे अवेलेबल जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें क्या आप चेंज करना चाहते हो, तो आप यस करोगे। तो यस करोगे तो ही सेव होगा। अगर आप नो कर दोगे तो आपके द्वारा किए जाने वाले सभी एडिट ऑटोमेटिकली वहां से क्या कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। तो मेजर रूप से याद रखना, ट्रैक चेंज का क्वेश्चन बन सकता है। एक पेपर में क्वेश्चन आया था, ट्रांसलेट कौन से रिबन टैब में शामिल है, तो कौन से टैब में शामिल है, रिव्यू टैब में। बाकी स्पेल चेक से संबंधित क्वेश्चन आता है, लाल कलर से, हरे कलर से शॉर्टकट की पूछ ली जाती है। और कई पेपर में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि थ्रेसर्स का है, कि कभी आएगा सिनोनिम्स को दर्शाने के लिए, कभी पर्यायवाची शब्द आ जाएगा, कभी समानार्थी शब्द आ जाएगा, कभी क्वेश्चन आएगा वर्ड की शब्दावली आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो है बार बार क्या हो जाता है, रिपीट आपके हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसमें ये समझो कि ये सारे के सारे पॉइंट्स मेजर रूप से हैं।
बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पे बाकी जो ऑप्शंस है उसमें से कोई चेंजेस आपके एक्सेप्ट रिजेक्ट डॉक्यूमेंट को कंपेयर कर सकते हैं, तो ये आप लिख लीजिए बस, बाकी वैसे क्वेश्चन नहीं आते इनके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इसमें अगला जो पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं कि एक ऑप्शन दिया हुआ है। अगला जो ऑप्शन दिया गया है जो कि कौन सा दिया गया, कंपेयर। तो हम कहते हैं कि कंपेयर ए डॉक्यूमेंट, कंपेयर ए डॉक्यूमेंट विद अदर डॉक्यूमेंट, विद अदर डॉक्यूमेंट। तो हम कहते हैं कि एक डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट की अन्य डॉक्यूमेंट, अन्य डॉक्यूमेंट के साथ साथ कंपेयर करना, तुलना करना कि एग्जैक्ट मैच हो रहे हैं या नहीं है, क्या क्या चेंजेस हैं वो चेक करने के लिए कंपेयर विकल्प दिया गया है। ठीक है, ये नेम से हमें याद रखना है। अगला देखो आपको याद रखना है प्रोटेक्ट। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां नेक्स्ट जो आपका दिया गया है प्रोटेक्ट, तो हम कहते हैं कि कहा गया कि प्रोटेक्ट ए डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट फ्रॉम एडिटिंग। ठीक है, तो आप चाहें तो किसी भी डॉक्यूमेंट को क्या कर दो, एडिटिंग से क्या कर सकते हो, आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एडिटिंग से, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना। याद रखना एक वर्ड, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आपके आजकल वेब से जब किसी डॉक्यूमेंट को, आजकल वर्ड डॉक्यूमेंट को अगर वेब से डाउनलोड किया जाए तो डिफॉल्ट रूप से वो कौन से मोड में आपका डाउनलोड होता है, कौन सा, प्रोटेक्टेड मोड। कौन सा मोड में होगा, प्रोटेक्टेड मोड। देखिए इंटरनेट से जब भी किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट को आज के समय में डाउनलोड करेंगे तो वो प्रोटेक्टेड मोड में आपका डाउनलोड होगा। ठीक है, फिर आपको उसको अनेबल करना पड़ेगा। तो जैसे ही अनेबल करोगे तो फिर उसमें क्या कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो। तो ये लिख लो। आप डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। हम्म, हो गया नोट। फाइल में पासवर्ड कैसे लगाते हैं? अब तुम क्लास में डेली आते हो, घर जाके पढ़ते हो? फाइल टैब के अंदर बताया था, जब फाइल मेन्यू बताया था तो उसमें इन्फो में गए थे और इन्फो में दिखाया था कि क्या लगाते हैं, पासवर्ड। कब पढ़ोगे? हम्म। हम्म। क्या? अगर आप चाहते हो कि इस भीषण गर्मी का अगली बार आपको सामना ना करना पड़े तो इसलिए इस बार पढ़ लो, ताकि अगली बार इस समय, आज कल से ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो गया है? ठीक है, अगली बार ग्रीष्मकालीन अवकाश का मजे लियो। हैं? देखो समझो, अगला जो लास्ट ग्रुप है आपका दिया गया है उस ग्रुप की हम चर्चा करते हैं। लास्ट ग्रुप कौन सा है, व्यू टैब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला जो टैब आपका दिया गया है जिसे हम कौन सा टैब कहते हैं, व्यू टैब कहते हैं। व्यू रिबन टैब दिया गया है, व्यू रिबन टैब कहा गया है। तो व्यू का मतलब होता है आपने जो भी डॉक्यूमेंट बनाया है अब उसको देखना है कि कैसा डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है।
तो जो भी बना हुआ डॉक्यूमेंट है उसे देखने के लिए हम जिस भाग का उपयोग करेंगे वो कौन सा टैब कहेंगे, व्यू टैब कहते हैं। तो इसमें लिखो, व्यू टैब में लिखो, इसका उपयोग, इसका उपयोग एक डॉक्यूमेंट को, एक डॉक्यूमेंट को, एक डॉक्यूमेंट को दर्शाने हेतु, एक डॉक्यूमेंट को दर्शाने हेतु किया जाता है। डॉक्यूमेंट को दर्शाने हेतु किया जाता है। अब देखो समझो, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो हमें यहां समझना है। तो इसमें जो सबसे पहला जो आपका दिया गया है, कौन सा ग्रुप दिया गया है, व्यू ग्रुप दिया गया है। तो हम कहते हैं व्यू ग्रुप का मतलब होता है टू डिस्प्ले, ठीक है, ए डॉक्यूमेंट, ए डॉक्यूमेंट इन डिफरेंट व्यू, इन डिफरेंट व्यू। तो याद रखिए कि यहां पर अलग अलग व्यू हो सकते हैं। तो हमें याद रखना है कि कहा गया है कि एक डॉक्यूमेंट को, एक डॉक्यूमेंट को विभिन्न, देखिए विभिन्न व्यू में, विभिन्न व्यू में दर्शाना। तो किसी भी डॉक्यूमेंट को विभिन्न व्यू में दर्शाना, अलग अलग व्यूज होते हैं। देखो समझो, पहले लिखना नहीं है, ठीक है। पहला जो व्यू यहां पर होता है जिसे हम आपका कौन सा कहते हैं, प्रिंट लेआउट। तो याद रखिए सबसे पहला जो व्यू होता है वो कौन सा व्यू होता है, प्रिंट लेआउट। और ये किसी भी डॉक्यूमेंट का कौन सा व्यू होता है, डिफॉल्ट। पहला क्वेश्चन आएगा, एक सवाल तो आता है कि कौन कौन से व्यू होते हैं, कौन सा व्यू नहीं होता है। फिर आता है डिफॉल्ट व्यू कौन सा होगा। तो डिफॉल्ट व्यू जो होता है वो आपका कौन सा होता है, प्रिंट लेआउट। तो ये प्रिंट लेआउट का मतलब होता है कि आपका व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, कि जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही आपको क्या होगा, ठीक है, दिखाई जैसा दे रहा है वैसा ही आपको प्राप्त होगा। कि जैसे फॉर्मेटिंग की गई है, जैसे एडिटिंग की गई है, उसी के अकॉर्डिंग आपको दिखाई देता है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि विद रेफरेंस टू वर्ड प्रोसेसिंग WYSIWYZ का पूरा नाम क्या होता है। तो याद रखना ये होता है। तो हम कहते हैं कि कहा जाता है कि डिफॉल्ट व्यू, देखिए डिफॉल्ट व्यू, देखिए जिसमें जैसा दिखाई देता है, जैसा दिखाई देता है वैसा, वैसा प्रिंट होता है। ठीक है, प्रिंट भी वैसा ही होगा जैसा क्या दिया गया है, दिखाई देता है। इसके बाद में यहां पर हम कह सकते हैं नेक्स्ट जो पार्ट आपका होता है जिसे हम कौन सा व्यू कहते हैं, रीड मोड। ठीक है, अगला जो पार्ट आता है जिसे रीड मोड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे रीड मोड का मतलब होता है, इसे कहते हैं कि फुल स्क्रीन। देखिए फुल स्क्रीन पर ओपन करके, ओपन करके, देखिए डॉक्यूमेंट को पढ़ना, डॉक्यूमेंट को पढ़ना फुल स्क्रीन व्यू होता है। तो इसमें ये जो रिबन टैब वगैरह वो सब ऑटोमेटिकली हाइड हो जाता है, पूरी स्क्रीन पर यही दिखाई देता है। देखिए रीड मोड के बाद में यहाँ पे अगला जो व्यू होता है जिसे कौन सा व्यू कहा गया है, नेक्स्ट पार्ट। देखिए अगला जो व्यू होता है जो कि कौन सा कहलाता है, वेब लेआउट। तो यहाँ पे वेब लेआउट, तो वेब लेआउट का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट को वेब पेज, वेब पेज के रूप में, ठीक है, डिस्प्ले करना। जैसे वेबसाइट का पेज होता है वैसा ही आपका डिस्प्ले करना होता है। ठीक है, यहां पर इसके बाद में हम कहते हैं कि नेक्स्ट जो आपका व्यू होता है, अगला व्यू होता है जो कि कौन सा होता है, आउटलाइन। ठीक है, हम कहते हैं कि आउटलाइन व्यू होता है।
ठीक है, तो बहुत हम कहते हैं कि आउटलाइन व्यू का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट को आउटलाइन भाग में दर्शाना। ठीक है, कोई फॉर्मेटिंग वगैरह कुछ नहीं होती है। ठीक है, लास्ट जो आपका व्यू यहां पर दिया गया है, जिसे कौन सा व्यू कहा गया है? ड्राफ्ट व्यू। ठीक है, ड्राफ्ट व्यू होता है। ड्राफ्ट व्यू का मतलब होता है कि सबसे साधारण व्यू। ठीक है, सबसे साधारण व्यू जिसमें जिसमें केवल केवल टेक्स्ट को केवल टेक्स्ट को दर्शाया जाता है। बाकी अगर बात करें, आपने जो भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया उन सबको क्या कर देंगे? हटा देंगे। जैसे आपका कोई हेडर डला हुआ है, फुटर डला हुआ है, वाटरमार्क डला हुआ है, कोई इमेज वगैरह डली हुई है, उन सबको हटा दिया जाएगा। और केवल कौन सा भाग दिखाई देगा? टेक्स्ट वाला। ठीक है, आउटलाइन वाले पार्ट में बुलेट्स की फॉर्म में आपके दिखाई देते हैं, जहां पर आप फॉर्मेटिंग को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से यही बनता है कि वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? प्रिंट लेआउट। इसके अलावा आपसे पूरा नाम पूछा जा सकता है, व्हाट यू सी व्हाट यू गेट। ठीक है, तो ये लिख लो, ये 5 प्रकार के व्यू होते हैं। हाँ, वो सिंपल लेवल। याद रखना, आउटलाइन व्यू को हम कौन सा व्यू भी कह सकते हैं? स्ट्रक्चर व्यू। कौन सा व्यू कह सकते हैं? स्ट्रक्चर। तो इसमें याद रखना चाहो तो ऐसा भी कह सकते हैं कि पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ को, ठीक है, बुलेट्स के रूप में दर्शाना। ठीक है, जो भी पैराग्राफ होता है वो बुलेट लगा के यहां पर आपको डिस्प्ले किया जा सकता है।
हो गया नोट? अरे हो गया क्या नोट? हम्म। तो यार ना एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा व्यू होता है और कौन सा व्यू नहीं होता है। तो यार कि कौन सा व्यू इसमें नहीं होता है, जैसे स्लाइड शो व्यू नहीं होता। कौन सा व्यू नहीं होता? स्लाइड शो। नॉर्मल व्यू भी नहीं होता। ठीक है, तो याद रखना वो दोनों के साथ में आपके मिक्स कर देगा, पावर पॉइंट वाले और एक्सेल वाले के साथ में। ठीक है, हमारे यहाँ पर टोटल 5 ही व्यू होता है, तो डिफॉल्ट व्यू हमेशा कौन सा होता है? प्रिंट लेआउट। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ पे, इसके बाद में ऑप्शंस जो दिए गए उनमें से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। ठीक है, देखो सेकंड जो पार्ट आपका यहाँ पर ये आपका जो दिया गया है कि नेक्स्ट जो पार्ट आपका यहाँ पर दिया जाता है जिसे हम डिफाइन कर सकते, जूम से पहले एक और आता है। ठीक है, अगला जो भाग आपका यहाँ पे जो दिया गया है जिसे हम कहते हैं शो। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें हम कहते हैं कि शो वाला जो दिया गया है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसकी सहायता से, ठीक है, इसकी सहायता से रूलर, ठीक है, रूलर हो गया, आपकी ग्रिड लाइंस आपकी हो गई। ठीक है, तथा तथा नेविगेशन, तथा नेविगेशन पेन को हाइड या क्या किया जा सकता है? अनहाइड किया जा सकता है। ठीक है, आपको रूलर बार, आप चाहते हैं रूलर बार आपको दिखाई नहीं दे, तो यहाँ पे नहीं दे तो यहाँ पे टिक किया हुआ होता है, उसको हटा दो। ठीक है, जैसे ही आप टिक हटाओगे तो रूलर बार ऑटोमेटिकली यहाँ पर वर्ड विंडोज से हाइड हो जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये इसके बाद में हम कह सकते हैं, इसी में एक और आपको ऑप्शन आता है जो कि कौन सा दिया गया? जूम वाला दिया गया। तो ये जूम आप सभी को पता है, स्टैंडर्ड जूम साइज कितनी होती है? अरे स्टैंडर्ड जूम साइज क्या होती है? तो हम कहते हैं कि डॉक्यूमेंट को, ठीक है, डॉक्यूमेंट को जूम इन या जूम आउट करने हेतु, ठीक है, जूम इन और जूम आउट करना है। तो याद रखना कि आपके स्टैंडर्ड, कभी भी क्वेश्चन आए कि स्टैंडर्ड जूम साइज, तो ये स्टैंडर्ड जूम साइज जो होती है वो कितने परसेंट होती है? 100%। इसके अलावा आप सबको पता है कि मिनिमम जूम साइज होती है वो कितनी होती है? 10%। अगर पूछ लिया जाए कि अधिकतम जूम साइज कितनी परसेंट होती है, कितने परसेंट? 500% होती है। तो ये हमें जूम से संबंधित जो आपके यूज किए जाते हैं। तो इसके बाद में अगला जो ऑप्शन आपका दिया गया है इसमें जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जिसे ऑप्शन दिया जाता है जिसे कहते हैं विंडो। तो विंडो का मतलब यहां पे होता है कि डॉक्यूमेंट को, ठीक है, डॉक्यूमेंट को मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल विंडो में, मल्टी मल्टीपल विंडो में स्प्लिट करके, स्प्लिट करके उपयोग करना। ठीक है, आपके एक से ज्यादा विंडो में स्प्लिट करना होता है स्प्लिट विंडो। जैसे होता है ना कि आप एक साथ दो डॉक्यूमेंट को ओपन करके देखना चाहते हैं, तो उन दोनों डॉक्यूमेंट के साथ में अगर आप काम में लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? आपके ये, ठीक है, इसमें एक और जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जिसे कौन सा ऑप्शन कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जिसे आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है इसका। ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं? मैक्रो। तो मैक्रो का मतलब होता है एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में प्री रिकॉर्डेड, ठीक है, प्री रिकॉर्डेड कमांड, प्री रिकॉर्डेड कमांड की सीरीज होती है जिनका जिनका उपयोग फॉर्मेटिंग में किया जाता है।
देखिए, बार बार किसी आपकी फॉर्मेटिंग को करना है तो उसके लिए मैक्रो को अनेबल कर दो। ठीक है, तो मैक्रो में जो कमांड्स होती है वो ऑटोमेटिकली वर्ड डॉक्यूमेंट में क्या हो सकती है, लागू हो सकती है। तो जिन कमांड को बार बार यूज किया गया है कि उनको रिकॉर्ड कर लिया गया एक सीरीज के रूप में, और उसके माध्यम से आप डायरेक्टली किसी भी ऑपरेशन को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। एक एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था, मैक्रो की शॉर्टकट की क्या होती है, तो ऑल्ट प्लस कौन सी की होती है, F8 की। शॉर्टकट की आपके पास में है ही सारी। हो गया नोट। अरे हो गया क्या नोट? चलिए लास्ट में नोट लिखो। नोट में लिखो, एमएस वर्ड के अंतर्गत, एमएस वर्ड के अंतर्गत एक टेक्स्ट का, एक टेक्स्ट का स्वतः है, एक टेक्स्ट का स्वतः है, स्वतः है अगली लाइन में जाना, अगली लाइन में जाना वर्ड रैप कहा जाता है। अगली लाइन में जाना वर्ड रैप कहलाता है, वर्ड रैप कहलाता है, वर्ड रैप कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एमएस वर्ड के अंतर्गत,
एमएस वर्ड के अंतर्गत गलत वर्तनी वाले शब्दों को गलत वर्तनी वाले शब्दों को सही करने के लिए गलत वर्तनी वाले शब्दों को सही करने के लिए ऑटो करेक्ट ऑटो करेक्ट विशेषता उपलब्ध होती है। ऑटो करेक्ट विशेषता उपलब्ध होती है। तो अगर आप इसको एनेबल करके रखेंगे तो वो अगर आपने कोई गलत शब्द भी लिख दिया तो उससे मिलता जुलता शब्द ऑटोमेटिकली क्या कर दे हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। एमएस वर्ड के अंतर्गत एमएस वर्ड के अंतर्गत एक शब्द को स्वतः पूरा करने के लिए ऑटो कंप्लीट का उपयोग किया जाता है। ऑटो कंप्लीट का उपयोग किया जाता है जिसके अंतर्गत कम से कम चार कैरेक्टर को टाइप करना होता है। कम से कम 4 कैरेक्टर को टाइप करना होता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई शब्द है, जैसे आपको ट्यूसडे लिखना है, तो आपको ट्यूसडे करना है तो आपने 4 कैरेक्टर लिखकर एंटर मारो तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, शब्द कंप्लीट हो जाए। तो ये क्वेश्चन आया था जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2016 में कि यहाँ पे एक शब्द को स्वतः है पूरा करने के लिए कम से कम कितने कैरेक्टर को टाइप करने की आवश्यकता होती है, तो कितने हैं, 4। ठीक है, तो ये आपका पहली एप्लीकेशन है जो वर्ड प्रोसेसिंग में गिवन है। ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब दस्तावेज से संबंधित कोई भी कार्य जो होते हैं उन्हें करना। ठीक है, तो अब डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित जो भी काम करने थे उसके लिए एक एप्लीकेशन का यूज किया गया और उस एप्लीकेशन को जिस नाम से जाना जाता है वो एप्लीकेशन कौन सी एप्लीकेशन है, एमएस वर्ड है। लेकिन एमएस वर्ड जो है वो लिमिटेड फीचर्स के साथ में थी, जो फीचर्स केवल और केवल सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने में काम आते हैं। ठीक है, आजकल तो यहाँ पे नए जो फीचर्स आते हैं, नए आपके वर्ड के संस्करण है, उसमें मीडिया को शामिल करने का भी फीचर दिया गया है। जैसे इंसर्ट में मीडिया ऑप्शन था जिससे ऑनलाइन वीडियो को भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन आप इससे आपके डॉक्यूमेंटेशन को विजुअल अपीयरेंस देना चाहते हैं, तो आप इसे प्रभावी रूप से दर्शाना चाहते हैं, या तो सिंपल जस्ट टेक्स्ट फॉर्मेटेड फॉर्मेट में होता है, तो यहां पर इसी दस्तावेज को प्रभावी बनाना कि कुछ विजुअल्स प्रोवाइड करना, एनिमेशन प्रोवाइड करना, ग्राफिक्स प्रोवाइड करना, ठीक है, ट्रांजिशंस प्रोवाइड करना। तो इसके लिए यहां पर जो लिमिटेशंस हमें एमएस वर्ड में लगी, उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हमने एक नई एप्लीकेशन का यूज किया और उस एप्लीकेशन का नाम क्या रखा गया है, एमएस पावर पॉइंट। तो बेसिकली एमएस पावर पॉइंट इज द एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड का ही विस्तार माना जाता है आपके पावर पॉइंट को। क्या कह रहे हैं, जो विकल्प हमें यहां नहीं मिल पाए उन्हें एडिशनल रूप से आपका कहां अवेलेबल करवाया गया है, एमएस पावर पॉइंट में। तो एग्जाम में देखो याद रखना कि जिस तरीके से वर्ड का उपयोग प्रमुख रूप से डॉक्यूमेंटेशन करने के काम आता है,
वैसे ही पावर पॉइंट का उपयोग प्रमुख रूप से प्रेजेंटेशन बनाने और स्लाइड शो को चलाने के लिए किया जाता है। कि स्लाइड शो का मतलब होता है जो भी आपने बनाया है, ठीक है, उसे प्रभावी रूप से बनाकर एक बड़ी ऑडियंस के सामने प्रस्तुत करना, ठीक है, ताकि विजुअल अपीयरेंस हम उसे यहाँ पे प्रोवाइड कर सकें, उसमें एनिमेशंस दे सकें, उसमें ग्राफिक्स दे सके और अन्य प्रकार के प्रभाव को भी इसमें लागू कर सके। तो इसके लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज किया गया है और उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम क्या कहलाता है? एमएस पावर पॉइंट कहलाता है। तो लिखो, सबसे पहले हेडिंग डालिए एमएस पावर पॉइंट। हेडिंग डालिए एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट। इसमें लिखिए एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट एक एक प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर है। एक प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग जिसका उपयोग जिसका उपयोग एक प्रस्तुतिकरण को बनाने जिसका उपयोग एक प्रस्तुतिकरण को बनाने तथा स्लाइड शो को चलाने हेतु किया जाता है। स्लाइड शो को चलाने हेतु किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना कि कोई भी प्रेजेंटेशन बनाना, हम कहते हैं किसी भी प्रेजेंटेशन को बनाना या आपके स्लाइड शो को चलाने के लिए प्रमुख रूप से जिस एप्लीकेशन का यूज किया गया है वो कौन सी एप्लीकेशन है? एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट प्रमुख रूप से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए? विंडोज। ठीक है, विंडोज का मतलब हम कहते हैं कि ये कौन सी कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट के कौन से सॉफ्टवेयर पैकेज का भाग है? ऑफिस। ठीक है, हम कहते हैं एमएस ऑफिस पैकेज की एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि आप अदर, ठीक है, हम कह सकते हैं कि अदर प्रेजेंटेशन की बात की जाए। ठीक है, कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर नहीं है। तो वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? एमएस पावर पॉइंट। ठीक है, एमएस पावर पॉइंट के बाद में जैसे आप लोगों ने देखा होगा गूगल की जब बात करें तो गूगल की जब भी बात होगी तो वो कौन सा होगा? गूगल स्लाइड्स। और ये हमेशा आपका किस आधारित माना जाएगा? क्लाउड बेस। तो ये क्लाउड बेस बोल सकते हैं, वेब आधारित आपका यूज कर सकते हैं। तो ये ऐसे ही हम कह सकते हैं, नाम से पता चल रहा है कि यहां पर एप्पल एप्पल की नोट। ठीक है, तो ये जनरली आपके एप्पल यूजर्स के लिए होता है। ठीक है, जो एप्पल आपके यूजर्स जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, आईओएस यूज कर रहे हैं, वो आपका यूज हो सकता है। ठीक है, आजकल हम कहते हैं कि बहुत सारे एआई पावर्ड टूल्स भी आ गए। आजकल देखा होगा एआई का भी उपयोग किया जा रहा है। तो यहां पर हम कह सकते हैं, याद रखना चाहो तो एआई पावर्ड, ठीक है, एआई पावर्ड प्रेजेंटेशन है। ठीक है, प्रेजेंटेशन टूल्स की बात करें, ठीक है, आजकल ऑटोमेटिकली आपका टेक्स्ट होता है उसको दो एआई टूल को, और उसको ऑटोमेटिकली किसमें बदल देता है? स्लाइड में, जिसमें सबसे प्रचलित कौन सा है? गामा। ठीक है, आपके ऑनलाइन एआई पर आधारित टूल होता है जिसके माध्यम से क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही हम कह सकते हैं कि एक और पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं ब्यूटीफुल
डॉट आपका क्या होता है, एआई, ये भी आपका हो सकता है। तो आजकल देखो ज्यादातर एप्लीकेशंस जो होती है वो किस पर आधारित होती है, एआई पर आधारित होती है। ठीक है, आजकल हम कहते हैं कि आपके जैसे आपने नाम सुना हो स्लाइड बीन, ये भी एक प्रकार का टूल है। तो या तो आप कोई डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। इसके अलावा आजकल आपने देखा होगा विजुअल्स के लिए भी यूज करते हैं। विजुअल्स के लिए क्या यूज करते हैं, कैनवा। कैनवा का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तो विजुअल्स इफेक्ट आप यूज कर सकते हैं। तो ये लिख लो, मेन ज्यादातर आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि फ्री। फ्री एंड आपके कॉन्सेप्ट पे आधारित हो सकता है, ओपन सोर्स। तो ये याद आ रहा है, एक ऑफिस अपने पढ़ा था, कौन सा ऑफिस, लिबर ऑफिस, नाम सुना है लिबर ऑफिस। तो लिबर ऑफिस के अंदर हम कह सकते हैं कि एक तो जैसे एक तो आपका कौन सा होता है, अपाचे। ठीक है, अपाचे ओपन ऑफिस भी आपको देता है सर्विस। या हम कहते हैं लिबर ऑफिस का एक फीचर होता है जिसमें एक्सप्रेस हो सकता है, ये भी शामिल होता है। सॉरी, एक्सप्रेस नहीं है, इम्प्रेस है वो। हुए नोट? अरे हो गए क्या नोट? हम्म, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। एमएस पावर पॉइंट में, एमएस पावर पॉइंट में बनने वाली, एमएस पावर पॉइंट में बनने वाली फाइल को, बनने वाली फाइल को प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन कहा जाता है। प्रेजेंटेशन कहा जाता है तथा, तथा इसके प्रत्येक पेज को, इसके प्रत्येक पेज को स्लाइड कहा जाता है। इसके प्रत्येक पेज को स्लाइड कहा जाता है, कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। प्रेजेंटेशन की, प्रेजेंटेशन की फाइल का, प्रेजेंटेशन की फाइल का डिफॉल्ट नाम, डिफॉल्ट नाम प्रेजेंटेशन वन, डिफॉल्ट नाम प्रेजेंटेशन वन तथा
तथा इसका फाइल एक्सटेंशन .ppt या .pptx से होता है। तो यहाँ पे देखो आपके प्रेजेंटेशन जो वन आपका डिफॉल्ट नाम होगा .ppt या .p। ऐसे हम कहते हैं कि अगर टेम्पलेट फाइल की बात की जाए तो टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .pot या .potx होता है। जैसे होता है ना कि एमएस पावर पॉइंट में बनी टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या था, .dot या .dotx। वैसे ही पावर पॉइंट में जो टेम्पलेट फाइल बनती है, ठीक है, तो याद रखना जो टेम्पलेट फाइल पावर पॉइंट में बनती है उस फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो या तो डॉट आपका क्या माना जाएगा, ठीक है, .pot या .potx होता है। बाकी आप सबको मैंने स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे, जिससे वर्ड को ओपन करने की कमांड क्या होती है, वेन वर्ड पावर पॉइंट को ओपन करने की पावर pnt.exe होती है। तो यहाँ पर देखो इसमें जैसे हम कहते हैं कि आपकी कमांड देखिए कि आपने कहा कि सर पावर pnt कमांड यूज करेंगे अब हम, तो जैसे ही पावर pnt ओपन करेंगे तो आपकी एक प्रेजेंटेशन ओपन होगी। ठीक है, हम कहते हैं कि एमएस पावर पॉइंट जो भी प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन आपकी ओपन हो गई। अरे ये एक्टिवेट नहीं किया क्या है, देखो समझो क्या करना है। हम्म, नहीं तो यहाँ पर ये जो पावर पॉइंट का जो भाग आपका दिया जाता है ऐसा है। तो इस तरीके से एक पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई देता है जब एमएस पावर पॉइंट को हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। अब देखो समझो कि इस वाले भाग में समझिए जिस तरीके से हमने यहाँ पे एमएस वर्ड की बात की थी, तो वैसे ही पावर पॉइंट की बात होती है। और पावर पॉइंट में जैसे विंडो जो दिखाई देती है वो कुछ इस तरीके से विंडो दिखाई देती है। ठीक है, ये विंडो आपकी कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देती है जब हम यहाँ पे वर्ड आपके पावर पॉइंट कौन से की बात कर रहे हैं, 2010। ठीक है, आजकल हम यूज कर रहे हैं जो नए भाग आपके यूज कर रहे हैं, ठीक है, उस वाले भाग में आपके अगर देखोगे तो नए वाले भाग में विंडो आजकल इस तरीके से कुछ दिखाई दे रही है। तो ये विंडो वाला पार्ट होता है। अब देखो इस विंडो में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं जो आपको यहां पर पता है। तो यार कि पावर पॉइंट विंडो में सबसे ऊपर दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं, अरे पावर पॉइंट विंडो में सबसे ऊपर दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। ठीक है, इसके सबसे लेफ्ट साइड में ये जो दिया हुआ होता है जिसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार। ये आपने पढ़ रखा है कि बार बार उपयोग में लिए जाने वाले भाग आपके यहाँ पर दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो भी भाग आपका दिया जाता है ये जो दिखाई देते हैं इन सभी को कौन सा कहते हैं, रिबन टैब कहते हैं। ये दिखाई देता है। ठीक है, इस विंडो में जो सबसे नीचे दिखाई देने वाला जो भाग होता है वो कौन सा होता है, कौन सा भाग, स्टेटस बार। ये तो हमने पढ़ लिए। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से अतिरिक्त भाग हमें दिए जाते हैं वो हमें पता है। बाकी यहाँ पर आप सभी को पता है कि जब जूम साइज बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कौन सा भाग आ जाएगा, कौन सा भाग हो जाएगा, स्क्रॉल बार हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम कहते हैं स्टेटस बार पर ये आपके जो होता है जो कि कौन से बटन होते हैं, ठीक है, हम कहते हैं व्यू बटन। और ये आपका बटन होता है जो कि कौन सा होता है, कौन सा बटन होता है, जूम स्लाइडर बटन। अब देखो, तो इस पर्टिकुलर भाग में ये जो पार्ट आपका दिया जाता है, ठीक है, तो ये जो पार्ट आपका दिया जाता है यहाँ पर बेसिकली दो पार्ट होते हैं। एक भाग होता है जिसे हम कहते हैं स्लाइड पेन, और दूसरा जो भाग होता है जिसे कौन सा कहते हैं, आउटलाइन पेन। ठीक है, ये आपके दो पार्ट आपके गिवन होते हैं। स्लाइड पेन का मतलब जो स्लाइड्स बनी हुई है उन सभी के थंबनेल आपके दिखाई देते हैं थंबनेल फॉर्म में।
ठीक है, आप उसे रीअरेंज कर सकते हैं। तो ये इसी तरीके से आउटलाइन पेन होता है, उन सभी आपके स्लाइड्स को आउटलाइन भाग में दर्शाना, जैसे बुलेट्स की फॉर्म में आपका दर्शाया जाता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर आपके पार्ट में अगर दिया जाए तो ये जो भाग आपका दिया जाता है इसे आपके प्लेस होल्डर कहा जाता है। तो एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है, एक स्लाइड पर दिखाई देने वाला आयताकार बॉक्स जिसके माध्यम से किसी स्लाइड में विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट, ग्राफिक्स या किसी वस्तु को इंसर्ट किया जाता है, तो कौन सा पार्ट कहलाता है? प्लेस होल्डर। तो ये आपका वर्क स्पेस है। तो ये हम कहते हैं कि जहां पर हम काम करते हैं, और वर्क स्पेस को यहां पर प्रमुख रूप से क्या कहा जाता है? स्लाइड। देखिए, इसी स्लाइड के नीचे एक भाग होता है जो कि विजिबल आपको नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। देखिए, स्लाइड के जस्ट नीचे एक पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? नोट्स पेन कहते हैं। कि जो भी स्लाइड से संबंधित नोट्स तैयार किए जाते हैं, क्या आप कहते हैं स्लाइड से संबंधित जो भी नोट्स तैयार किए जाते हैं वो नोट्स पेन में दिखाई देते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन के दौरान इस भाग को दर्शाया नहीं जाता। ये केवल और केवल आपके जब नोट्स व्यू होता है उसमें यूज किया जाता है। तो पहले की कहानी में अगर आप देखोगे तो पहले जो रिबन टैब, ठीक है, रिबन टैब में होम होता था, इंसर्ट होता था, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, और कौन सा था? व्यू था, मेजर। ठीक है, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू था। अभी की कहानी में जो नए आपके जो पार्ट आता है वही टैब है, होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है, ट्रांजिशन, एनिमेशन और ये तो बाकी ये फॉर्मेट दिख रहा है, ये तो जब सेलेक्ट करते हैं तब इसके टूल्स वाले टैब होते हैं, इनको टूल्स टैब के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर एक जो अलग पॉइंट है वो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हेडिंग डालिए, पावर पॉइंट विंडो के घटक। पावर पॉइंट, पावर पॉइंट विंडो के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ पावर पॉइंट विंडो। कंपोनेंट्स ऑफ पावर पॉइंट विंडो। इसमें सबसे पहला लिखिए स्लाइड पेन। स्लाइड पेन, स्लाइड पेन, इसमें लिखो इसका उपयोग इसका उपयोग प्रस्तुतिकरण की सभी स्लाइड को प्रस्तुतिकरण की सभी स्लाइड को थंबनेल के रूप में, थंबनेल होता है ना जैसे वीडियो पे लगा होता है, थंबनेल के रूप में दर्शाने हेतु किया जाता है। दर्शाने हेतु किया जाता है। तो आप हम कह सकते हैं कि आपका इसकी सहायता से, ठीक है, इसकी सहायता से आसानी से स्लाइड्स स्लाइड्स को रीऑर्डर, आप चाहे तो किसी स्लाइड को ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है, रीऑर्डर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? डिलीट, ठीक है, या डुप्लीकेट स्लाइड को हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो एग्जैक्टली जो आपकी स्लाइड है उस स्लाइड का ही विजुअल यहां दिखाई देता है। ठीक है, आप इस वाले भाग से स्क्रॉल करके कि आप ऐसे नहीं एक एक स्लाइड को देखें, आप यहीं से रीअरेंज कर सकते हैं। किसी भी स्लाइड को ऊपर नीचे अगर आपको करना है तो भी आप यहाँ पे ऊपर नीचे यहाँ पर यूज कर सकते हैं।
तो ये इसके बाद इसी के साथ में अगला जो पार्ट आता है जिसे कहा जाता है, कौन सा कहते हैं, आउटलाइन पेन कहते हैं। तो ये कई जगह यहां पर याद रखना, कई जगह यहां पर आपका वर्ड यूज हो जाता है, कौन सा टैब, स्लाइड टैब। कई बार वर्ड यूज हो जाता है, कौन सा टैब यूज हो जाता है, आउटलाइन टैब। लेकिन ज्यादातर पेन वर्ड आपका यहां पर यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इसमें लिखो आउटलाइन में, इसका उपयोग इसका उपयोग प्रस्तुतिकरण की स्लाइड्स को आउटलाइन भाग में आउटलाइन भाग में आउटलाइन भाग में दर्शाने हेतु किया जाता है। आउटलाइन भाग में दर्शाने हेतु किया जाता है। तो ये नेक्स्ट जो भाग आता है जिसे कौन सा कहते हैं, स्लाइड एरिया। नेक्स्ट है स्लाइड एरिया। इसमें लिखो केंद्रीय भाग या केंद्रीय क्षेत्र जहां वास्तव नेक्स्ट है स्लाइड एरिया। इसमें लिखो केंद्रीय भाग या केंद्रीय क्षेत्र जहां वास्तव में केंद्रीय क्षेत्र जहां वास्तव में कार्य किया जाता है। वास्तव में कार्य किया जाता है। वास्तव में कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में लिखो स्लाइड पर आयताकार आयताकार बॉक्स से स्लाइड पर आयताकार बॉक्स से जिसके द्वारा टेक्स्ट कॉमा इमेज कॉमा चार्ट या अन्य मीडिया को अन्य मीडिया को अन्य मीडिया को इंसर्ट किया जा सकता है। अन्य मीडिया को इंसर्ट किया जा सकता है। अन्य मीडिया को इंसर्ट किया जा सकता है। देखिए नेक्स्ट आपको पॉइंट ध्यान रखना है जिसका नाम क्या है, नोट्स पेन। तो ये नोट्स पेन नेक्स्ट नोट्स पेन। इसमें लिखो इसका उपयोग इसका उपयोग संबंधित स्लाइड से, ऐसे लिखो इसका उपयोग
स्लाइड से संबंधित इसका उपयोग स्लाइड से संबंधित नोट्स तैयार करने हेतु स्लाइड से संबंधित नोट्स तैयार करने हेतु किया जाता है। तैयार करने हेतु किया जाता है, परंतु परंतु इन्हें परंतु इन्हें स्लाइड शो के दौरान दर्शाया नहीं जाता है। स्लाइड शो के दौरान दर्शाया नहीं जाता है। दर्शाया नहीं जाता है। ठीक है, इसके बाद में एक और पार्ट आपका होता है जिसे कौन सा कहते हैं, टास्क पेन। ठीक है, ये कब अपीयर होगा, जब आप कोई कार्य कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली कहां दिखाई देता है, राइट में। ठीक है, राइट हैंड साइड में। जैसे आपने देखा ना, क्लिपबोर्ड आपने क्लिक किया तो राइट में ऑटोमेटिकली एक भाग खुल गया है। ठीक है, जिसपे आप कोई एनिमेशन लगाना चाहते हैं, कोई ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए यूज होता है। तो देखिए, टास्क पेन में लिखो, यह यह एक यह एक कॉन्टेक्चुअल स्लाइड बार है। कॉन्टेक्चुअल स्लाइड बार है जो दाईं तरफ दिखाई देती है। दाईं तरफ दिखाई देती है जब किसी कार्य को जब किसी विशिष्ट कार्य को किया जाता है। जब किसी विशिष्ट कार्य को किया जाता है, जैसा कोई फॉर्मेटिंग करनी है आपको, तो आपकी कोई फॉर्मेटिंग जब आप कर रहे हो तो उस फॉर्मेटिंग से संबंधित ऑटोमेटिकली एक भाग दिखाई देता है, जैसे कौन सा पार्ट कहते हैं, टास्क। ठीक है, तो आप देखो समझो, जैसे मान लीजिए ये पार्ट है। ठीक है, आपको यहाँ पर ये जो भाग आपको दिखाई देता है, जैसे हम कोई भी एक डिजाइन के रूप में आपका पार्ट यूज कर सकते हैं। नॉर्मली आपको कितनी स्लाइड दिखाई देती है, एक स्लाइड। आप मल्टीपल स्लाइड को क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पर आपके जो भी पार्ट आपका दिया गया, जैसे इसमें मल्टीपल स्लाइड्स हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो इन सभी स्लाइड्स के थंबनेल्स जो आपको दिखाई देते हैं वो कौन सा भाग में दिखाई देते हैं, स्लाइड। इन्हीं को आउटलाइन भाग में देखना है इस तरीके से, वो कौन सा पार्ट होता है, आउटलाइन। ठीक है, इसके बाद में हम कहते हैं कि इसमें किसी भी चीज को इंसर्ट करना है। जैसा मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया कि यहाँ पे मैंने जैसे कोई भी पार्ट आपने यहाँ पे आपका लिख दिया है। ठीक है, ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हो कि कोई भी पार्ट आपका दिया गया है। अब यहाँ पर ये जो दिखाई देता है वो ड्यूरिंग स्लाइड शो, लेकिन आप इस स्लाइड से संबंधित यहाँ कुछ क्रिएट करना चाहते हो। ठीक है, कोई भी अगर बात करें, जैसा मान लीजिए आपने लिखा है इस तरीके से, कुछ भी लिख दिया। अब जब स्लाइड शो चलाएंगे तो यहाँ पे जब स्लाइड शो आप रन करेंगे तो उस समय आपने देखा केवल ये दिखाई देगा। इस स्लाइड से संबंधित जो भी नोट्स हैं वो आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देते हैं। कि इस स्लाइड से संबंधित जो भी नोट्स आपने तैयार किए हैं वो विजिबल आपको नहीं दिखाएंगे। ये केवल और केवल अपीयर होंगे जब आप, ठीक है, आप व्यू में जाएंगे, व्यू के अंदर आपके नोट्स पेज व्यू होगा। देखो ये आपकी स्लाइड और स्लाइड से संबंधित क्या है, नोट्स। ये बेसिकली तैयार किए जाते हैं, जो स्पीकर स्पीकर क्या करता है, कोई प्रेजेंटेशन देना चाहता है तो उसमें तो पॉइंट्स होते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन वो क्या कर लेता है, उसके साथ ऐड कर लेता है। वो उसके लिए होता है, खुद के लिए होता है कि वो यहां पर यूज कर सकता है।
बाकी अगर बात करें, ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि भाई यहाँ पर स्लाइड, यहाँ पे जो भी बाकी के जो पॉइंट्स है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये कौन सा भाग होता है, किस तरीके से। अब देखो यहाँ पे जैसे आपका जो एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड में सिमिलर मैनर में हमने कौन सा टैब पढ़ा था, फॉर्म टैब, यहाँ पे भी है। फिर कौन सा पढ़ा था, इनसाइड, यहाँ पे भी डिजाइन भी पढ़ लिया। इसमें दो टैब अलग आए, ट्रांजिशन, एनिमेशन और स्लाइड शो। ठीक है, इनमें भी एक एक कमांड है, स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड एनिमेशन, स्लाइड शो, बस एक एक कमांड है। फिर इसके बाद में केवल व्यू में केवल चेंज क्या है, व्यू। ठीक है, जैसे हमने एमएस वर्ड में पढ़े, टोटल कितने व्यू पढ़े थे, 5 व्यू। यहाँ कितने व्यू होते हैं, 4। वहां डिफॉल्ट व्यू होता है प्रिंट लेआउट, यहाँ डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है, नॉर्मल। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन कैसे आते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन आते। लिमिटेड का मतलब है कि हर रिबन टैब में एक एक ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे जैसे आपने पढ़ा कि एमएस वर्ड में नई प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए कमांड कंट्रोल एन होती है। अब यहाँ पे एग्जिस्टिंग सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन रिपीटेड सवाल कि पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड को इंसर्ट करने की आपकी कमांड क्या है, कंट्रोल प्लस एन, बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं ऑलमोस्ट ज्यादातर चीजें वर्ड में ही कंप्लीट हो चुकी है। कुछ ऑप्शंस हैं जो पावर पॉइंट में क्या है, अलग है। ठीक है, इतना आप याद कर लो, कल पावर पॉइंट आपका खत्म है, फिर हम एक्सेल शुरू करेंगे।